नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में हम एक नया लेसन लेकर आए हैं आपके सामने आज। तो वो है एकांकी। एकांकी किसे कहते हैं? नाम पहले देख लो इसका। इसका नाम है पृथ्वीराज की आंखें और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इसके लेखक हैं। तो एकांकी क्या है? नई विधा है। हो सकता है जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वे इस बात को समझें। एकांकी का अर्थ है कि जिस प्रकार से हम नाटक नाम की जो विधा है नाटक, तो उसमें कई पक्षों को उभारा जाता है, कई अंक उसमें दिखाए जाते हैं। अंक यानी कि एक पर्दे का रूप बदल देते हैं। पर्दे का यानी कि कहीं एक नाटक दर्शाया जा रहा है तो एक तरफा तो राजा के दरबार का वर्णन है, फिर दूसरे ही अंक में किसी वाटिका का वर्णन है, तो तीसरे ही अंक में दूसरा जो राजा है उसके दरबार का वर्णन दिखा दिया। तो इस कारण से पर्दे की स्थिति है वो उसको परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जीवन की विविध परिस्थितियों का भी चित्रण अधिक होता है जो नाटक नाम की विधा है, और उसमें अंक भी अधिक होते हैं। लेकिन एकांकी क्या है? इसमें पर्दे को परिवर्तित नहीं किया जाता, इसमें केवल एक ही स्थान समय का ही वर्णन दिखाया जाता है। ये विधा बिल्कुल नाटक की तरह ही है, लेकिन उसमें समय वही है, स्थान एक ही रहता है, यानी कि थोड़ा उसी जगह पर थोड़ा इधर उधर हो लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक जगह पर तो राजापुर का वर्णन दिखाया गया है तो दूसरी जगह पर अजमेर का वर्णन दिखाया गया है, ऐसे नहीं दिखाया जाता। यानी कि एक ही अंक इसमें है। अंक यानी कि एक स्थिति का वर्णन इसमें किया जाता है। तो ये विधा है अब वर्तमान में काफी लोकप्रिय हुई है, क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और एक नाटक जैसा हमें उत्सुकता भी इसमें बनी रहती है। तो इसी विधा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वीराज की आंखें। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का थोड़ा परिचय देख लें कि इनका जन्म होता है 15 सितंबर 1905 में और इनका निधन होता है सन 1990 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट कहे जाते हैं। इनकी एकांकियां बहुत प्रसिद्ध हैं और बेहद ही मार्मिक, यानी कि मन को छूने वाली इनकी एकांकियां हैं। हालांकि इनकी कुछ एकांकियां ऐतिहासिक विषयों को लेकर लिखी गई हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। राम कुमार वर्मा की हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं, समालोचक हैं और कवि भी हैं। प्रस्तुत एकांकी में जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी पृथ्वीराज की आंखें एकांकी में क्या है? भारत के भव्य इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है, वीरतापूर्ण व्यवहार का वर्णन है और संस्कृति प्रसूत जीवन मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठा का रेखांकन देखते ही बन पड़ा है। तो इसमें वर्णन किसका है? बात यह है कि हमने लेखक परिचय हमने देख लिया। पृथ्वीराज की आंखें जो किसका वर्णन है कि राजा है जो अजमेर के राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज का। लेकिन इसमें क्या दिखाया गया है कि पृथ्वीराज अजमेर के साथ साथ दिल्ली के भी राजा इसमें लिखा हुआ है। उसका कारण यह था कि इनके मामा नहीं थे और इनके नाना ने इन्हें ही गोद ले लिया था। फिर इनकी एक कथा आपने सुनी होगी संयोगिता स्वयंवर की, कि ये एक अपने ही भतीजी लगी, वैसे जयचंद चौहान, उस जयचंद है उसकी बेटी को ये स्वयंवर करते हैं, ले आते हैं। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो गोरी नाम से ही विख्यात हैं, तो गोरी उसको प्राप्त करना चाहता है, इनके राज्य को भी। तो वो क्या करते हैं कि अब गोरी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वीराज ये एक राजपूत होने के कारण इनको ये मान्य नहीं था। तो वो जो गौरी
उसके साथ इनका युद्ध होता है। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, 1191 और 1192 में 2 युद्ध होते हैं तराइन के। तो ये बात जो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी है वो 1192 के बाद की दिखाई गई है कि तराइन के दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले जाता है, दिल्ली में अपने स्थान पर ही ले जाता है। और वहाँ पर उनका एक मित्र है चंद बरदाई। चंद बरदाई ने वहाँ चला जाता है और चंद बरदाई भी उनके साथ जाता है, जो उनका मित्र भी है और एक बहुत ही बढ़िया कवि है। चंद बरदाई का पद्मावत आपने पढ़ा होगा। तो यही कहानी है कि उस वहाँ ले जाता है पृथ्वीराज को, फिर इनकी आंखों को फोड़ देता है। वो किस प्रकार से एक वो मुगल तुगलक है, ये मोहम्मद गोरी है, शहाबुद्दीन जो गोरी, उसका इतना बुरा दुर्व्यवहार दिखाया जाता है। और इसी बीच में पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन दिखाया गया है, चंद की वाक्पटुता का, कैसे इसका एक मार्मिक चित्रण है, यही देखने की बात है। महाकवि चंद, इनका एक ग्रंथ है चंद बरदाई का, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनका बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के 66 समय, यानी कि इसका जो ग्रंथ है वो 67 समयों या हम कह लें कि अध्यायों में विभक्त है। तो इसमें ये कौन सा समय दिखाया गया है? 66 समय में पृथ्वीराज को कैद होकर गौर प्रदेश में ले जाता लिखा है। 67वें समय यानी कि बाण भेद समयों में पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का वर्णन और अंत में पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से शहाबुद्दीन गोरी का वध होना लिखा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर इस नाटक की रचना की गई है। तो इसमें पात्र कौन कौन से हैं? पहला पात्र दिखाया गया है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो कि दिल्ली और अजमेर का राजा है। चंद बरदाई का छोटा नाम दिया हुआ है चंद, ये है महाकवि भी है, चंद बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो जो महाकवि है और पृथ्वीराज का मित्र भी है। शहाबुद्दीन गोरी जो कि गौर का सुल्तान है, 1192 का समय है, यानी कि तराइन युद्ध के पश्चात 2 युद्ध हुए थे तराइन के, पृथ्वीराज के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 और 1192 में। फिर इनका एक सिपाही है अख्तर, वो उसमें दिखाया गया है। और स्थान कौन सा है? गौर के किले के सामने एक विस्तृत मैदान है, वहां का समय दिखाया गया है। संध्या का समय है, गौर के किले में पृथ्वीराज को कैद किया गया है। उनकी आयु क्या दिखाई है? उनकी पृथ्वीराज की 45 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति हैं। पृथ्वीराज की है 45 वर्ष के ये प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनके शरीर से शौर्य अब भी फूट रहा है, चढ़ी हुई मूंछें हैं, रोबीला चेहरा है, उसके हाथ सांकल से बंधे हैं, वह घुटनों तक दोनों हाथ झुकाए बैठा है। सांकल का एक छोर उसके एक तरफ लटक रहा है, जो हाथों में मात्र से ही झूल कर शब्द करने लगता है। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, वस्त्र बहुत मैले हैं, कहीं कहीं पर उनके जलने के निशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। घुटनों के पास फटा हुआ चूड़ीदार पायजामा है जिस पर रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पैरों में पुराना जूता है, पानी बरस चुका है, इसलिए वायु में कुछ शीतलता आ गई है। दाहिने ओर महाकवि चंद बैठे हैं, उनको सांकल से बांधा गया है, उनके साथ ही बैठे हैं उनके मित्र हैं जो महाकवि चंद बैठे हैं। उनकी आयु पृथ्वीराज की आयु के लगभग एक जितने सी उम्र के हैं। ये कहा जाता है वैसे तो कि इनका जन्म भी एक दिन हुआ था और इनका मृत्यु भी एक दिन हुई थी, लेकिन उनके कपड़े साफ सुथरे हैं, वेश में सादगी है, मुख पर दुख की रेखाएं अंकित है। यह पृथ्वीराज की करुणा आंखों से देख रहा है। कुछ क्षणों तक दोनों स्थिर बैठे हैं, बोलते हैं, बोलने के साथ हिलते हैं तो सांकल भी हिल जाती है। तो पृथ्वीराज उनको बता रहे हैं। पृथ्वीराज का कथन है कि मत पूछो, कुछ भी मत पूछो। जिस क्षण ने पृथ्वीराज को पृथ्वीराज न रहने दिया, उस निर्दय की क्षण की बात मत पूछो मुझसे कि बड़ी ही कठिनाई से उस कष्ट को मैं भुला चुका हूँ।
चंद आखेट करते समय व्याघ्र के पंजे भी मुझे इतने कठोर नहीं लगे जितना कि अब मुझे लग रहा है। चंद फिर घबराकर कहता है, उनका जो मित्र है, महाराज आपका यह शरीर जितना शौर्य पसीने से बनकर बहा करता था आज उतना ही निस्तेज हुआ है। क्या गौर के आदमी इतने निर्दयी होते हैं? वास्तव में उसके लिए कहा गया है कि बेहद ही निर्दयी था मोहम्मद गोरी। एक शक्तिशाली राजा के साथ क्या ऐसा बर्ताव किया जाता है? ऐसा पशुत्व? पृथ्वीराज कहती हैं, पशुत्व ओ चंद, यदि तुम भी इस समय यहाँ होते तो कांप जाते, तुम्हारी लेखनी भी कुंठित हो जाती, क्योंकि ये कवि हैं। मनुष्यता थर्रा जाती, आश्चर्य है धरती माता इतना सब कृत्य कैसे देख सकती है। और पृथ्वीराज के शरीर पर अत्याचार देख लेने से वह माता भी कहला सकती है। मतलब एक शर्म की बात कहते हैं कि ये एक माता है हमारी, जो मेरे शरीर पर इतना अत्याचार हुआ तो वो देख कैसे सकती है। कभी घोषणा कर दो कि यह माता नहीं पिशाचिनी है। पिशाचिनी किसे कहा गया है? धरती को ही कहा गया है। चंद थोड़ा उनको चुप करवाता है। पृथ्वीराज फिर भावों के साथ कहते हैं, और यह हवा इस समय शरीर से लगकर सुख देना चाहती है। पृथ्वीराज कहते हैं कि चुप रहो चंद, इतने सहने के बाद भी मैं जीवित हूँ। आश्चर्य है भयंकर रात की, पर ऐसी संयोगिता स्वयंवर की हमने बात की थी कि संयोगिता के बिना वह रात हबशिनी बन गई। अंधकार जैसी मेरी ओर घूर रहा है। तो उसमें इतने में 4 मशालें दिखाई दे रही थी, उनकी लो इधर उधर घूम रही थी जैसे अंधकार रूपी दैत्य की जीवाएं हो। 5 आदमी मेरे सामने आए, 4 मशाल लिए हुए थे। उनका एक सरदार था। एक सरदार के एक हाथ में छुरा था और बोला, कैदी तेरी आंखें निकाल ली जाएंगी। चंद कहते हैं, ओहो हो धृष्टता, कितनी धृष्टता। पृथ्वीराज फिर कहते हैं कि मैंने कहा कैद करने के बाद यह जुल्म कि तुमने मुझे कैद तो कर ही लिया, अब इतनी जुल्म करने की क्या आवश्यकता है। मनुष्यता में रहना सीखो खुदा के बंदो, जान से मार डालो पर एक आदमी की इज्जत रहने दो चंद। उसने कहा चुप रह। फिर पृथ्वीराज, हालांकि चंद उनको चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज कहते हैं कि हाँ यही कहा। दिल्ली और अजमेर के बहुओं के संकेत के से नाचने वाले चौहान को भी ये शब्द सुनने पड़े थे। यदि दिल्ली में यह शब्द मेरे कानों में पड़ता, जबान लड़खड़ा जाती है, बोला भी नहीं जाता। फिर वो कहता है कि चंद कहता है कि ओहो हो पृथ्वीराज की ऐसी दशा कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिर सबने मुझे पकड़ लिया। पृथ्वीराज बताते रहते हैं कि उन सबने मुझे पकड़ लिया, हाथ पांव बांधे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पहली बार मैंने अपनी आंखों में आंसुओं से पाया था। फिर वो चंद कहता है कि यदि आपका गला सूख रहा है महाराज तो आप एक बार पानी पी लें, लेकिन थोड़ी सांत्वना बंधाने का प्रयास करता है। चंद की बातें न सुनकर अपनी ही बात पृथ्वीराज बताता रहता है उन्हें कि 2 गर्म सूजे मेरी आंखों के पास लाए गए, मुझे उनकी गर्मी पास आती हुई जान पड़ा। फिर एक क्षण उन गर्म सूजों ने मेरी पलकों को छेद डाला और मेरी पुतलियों को जला डाला। कि आंखें बंद थीं लेकिन बिल्कुल गरमाई मुझे महसूस हुई, और 2 सूजे यानी कि 2 बड़े लोहे के, और मेरी पुतलियों को जला दिया। फिर चंद घबरा उठता है कि आप मुझे नहीं बताओ, ये मैं सुन नहीं सकता। नहीं सुनो, लेकिन इतना जान लो कि ये आंखें तो जयचंद के विश्वासघात की आग में जल गई। कभी क्या रेवा तट के 27वें समय की याद दिलाना चाहते हो? उस समय मेरे सामने तुम्हारा रासो कवि की कल्पना का साधारण अभ्यास मात्र है। अब तो यह शरीर पृथ्वीराज चौहान का नहीं रह गया। फिर वो महाराज कहता है कि महाराज आप ऐसा मत कहो। फिर गुस्सा आता है उसको पृथ्वीराज को कि अब मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि अब मैं महाराज जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि मैं एक कैदी बनकर रह गया हूँ। चंद पर मेरे लिए नहीं है कैदी, लेकिन आप मेरे लिए तो आपकी आत्मा महाराज की है, तो आप आत्मा है, आप महाराज हो। उस समय भारत में थे, इस पर यहाँ शेर पिंजरे में बंद रहने पर भी शेर ही कहलाता है, इसलिए वो पृथ्वीराज कहता है कि महाराज मैं आपको महाराज ही कहूँगा।
पृथ्वीराज का वर्णन है कि यदि शेर को शेर ही रखना चाहते हो तो चंद तुम्हारी वो तलवार कहाँ है, फाड़ दो मेरा वक्षस्थल। पृथ्वीराज के गौरव से मरे इस प्राणी को अब प्राण की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन का एक एक क्षण तुम्हारी तलवार की धार पर बहुत पहना है, लाओ अपनी तलवार अब। फिर चंद कहते हैं, तलवार यह तो मोहम्मद गोरी ने जब मैं अंदर आ रहा था तब मेरे हाथों से ले गई। मुझसे कहा गया कि तुम अंदर नहीं, भीतर नहीं जा सकते जब तक आपके हाथों में तलवार है। पृथ्वीराज को फिर गुस्सा आता है कि ले ली गई वो हाथ, वे भी गोरी ने वही काट लिए। नीच नरकी चंद, तुम प्राणहीन होकर मेरे पास आए हो। जानते हो वीरों के प्राण का नाम ही तलवार है और तुम बिना तलवार अंदर आ चुके हो। लेकिन चंद कहता है, जानता हूं लेकिन यह सुल्तान का हुक्म है। फिर चंद एक धीरे से एक कटार निकालते हैं, यानी कि छोटी जो तलवार कहते हैं, किंतु यह कटार उसने छाती से निकालता है। मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। मेरे अच्छे चंद, महाकवि मित्र प्यारे, मेरे जीवन की शमशान के सामने भयानक आग शांत कर दो। लाओ तुम्हारा माथा चूमो। हाय मैं देख भी नहीं सकता, यानी कि इस समय पृथ्वीराज की आंखें नहीं हैं, ये जला दी गई हैं सुल्तान के द्वारा और वही अपना वर्णन सुना रहे हैं। महाराज विचलित न होइए, मैं चौहान की इस दैन्य अवस्था को नहीं देख सकता। महाराज मैं देर नहीं करूंगा, यह पूरी छाती में घुसकर शीघ्र ही इस दुख से मुक्ति कर देगी। लीजिए चूमता हूँ यह कटार, लाइए अंतिम बार मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम, आप पर नहीं आपके शरीर पर आघात करूंगा क्योंकि यह दशा नहीं देख सकता। पृथ्वीराज चंद क्या कहते हैं कि मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जा रही। फिर पृथ्वीराज कहते हैं कि नहीं नहीं, जंजीरें बज उठती हैं, हिलती हैं, मेरे चंद यह नहीं हो सकता। चंद आत्मघात करना ही चाहता है कि पीछे से मोहम्मद गोरी निकलकर हाथ रोककर कटार छीन लेता है और गोरी की आयु क्या दिखाई गई है, 35 वर्ष उसकी आयु है। युवक है, शरीर गठा हुआ, मूंछें तनी हुई है, वह फौजी वेश में है और कमर में उसके तलवार लटकी हुई है। फिर गोरी हंसकर कहता है, हाँ सरदार, जिंदगी इतनी नाचीज है, यह दुनिया इसी तरह चलती है और चलती रहेगी। तुम इतने मायूस क्यों होते हो? बोले सरदार, क्या तुम जानते हो कि मेरे घर में क्या हो रहा है? इसका मुझे पता नहीं। गौर का सुल्तान दीवारों पर भी अपनी दृष्टि रखता है। चंद मलिन दृष्टि से गोरी को देखता है, पर गोरी फिर कहता है कि वाह, तुम कितने वफादार हो, अपने मालिक की यह हालत नहीं देख सकते, अपनी वफादारी का इनाम मांगो। फिर गोरी फिर कहता है कि कुछ नहीं, बोलो, तभी तो बोल रहे थे। अंधे के पैर चूम रहे थे तुम उस समय, उसके आंखें नहीं चूमते, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ इसकी निर्दयता का एक वर्णन दिखाया गया है। चंद कहते हैं, खूबसूरत, उस शेर की आंखें उसके दिल में है। दिल में है, बहुत अच्छा, यह शेर शायद तुम्हें कहीं आंखों से देख रहा। पृथ्वीराज, तू मुझे किन आंखों से देख रहा है? एक हास्यास्पद स्थिति दिखाता है। पृथ्वीराज कहते हैं कि गोरी, तू देखने की भी लायक ही नहीं है। अपनी अंधी आंखों से अगर मैं देख सकता तो तुझे देखना पसंद नहीं करता। अच्छा हुआ तूने इसका उजाला ले लिया। मैं तुझे क्या देखूं, तू भूल गया। इस बार तेरी तीरों से तेरी टोपी उड़ी है। उस वक्त तुझे पूरी नजर से देखा था, तू भूल गया। मुझे दुख है, सरदारों के कहने में आकर मैंने तेरा पीछा नहीं किया था। मेरे तीर तेरे शरीर को बेंध सकते। फिर वो एक निराशा करता है कि काश मैंने तेरा पीछा किया होता। फिर गोरी कहता है कि खैर, तेरे तीर न सही, मेरी मामूली सूझे आंखों के बेच सके, एक ही बात है। चंद बीच में ही बोल पड़ता है, सुल्तान, पृथ्वीराज के तीर। पृथ्वीराज आवाज पर तीर मारता है। गोरी आश्चर्य से कहता है, आवाज पर मारता होगा, पर अब तो वह अंधा है। फिर चंद कहता है, चंद बरदाई कवि क्या कहते हैं, सुल्तान, आवाज पर तीर मारने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतने अच्छा तीर ये चलाते हैं पृथ्वीराज। गोरी से आश्चर्य करता है, सच में? चंद कहता है, बिल्कुल सच। कल अपने अंधे वीर का तमाशा देखिएगा, यही मेरा इनाम समझे।
गौरी क्या कहता है पृथ्वीराज की ओर देखकर, शाबाश कह दी। अच्छा चंद, कल तुम्हारे खातिर इस अंधे की तीर अंदाजी भी देख लूं। अच्छा अब देर हो रही है, तुम मेरे साथ चल सकते हो खुदकुशी पर। तुम से एक कहानी कहनी है। कैदी से मिलने का वक्त अब पूरा हो गया है, एक क्षण भी नहीं रहा है। फिर चंद क्या कहते हैं कि यह बतलाना तो सिपाही का काम है, आपका नहीं। आप तो एक सुल्तान हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है। गौरी कहता है कि तुम मुझे सुल्तान समझने की बजाय मुझे एक सिपाही ही समझो, केवल एक सिपाही। फिर चंद बरदाई कहती हैं, पृथ्वीराज से कहता है कि अच्छा अब तो मैं चलता हूँ, प्रणाम महाराज पृथ्वीराज। गौरी फिर हंसता है कि पृथ्वीराज महाराज कहते हैं, इस कारण से वो अट्टहास करता है। फिर चंद बरदाई आवाज लगाता है जोर से, अख्तर। अख्तर सिपाही का प्रवेश होता है, पूरी वर्दी में 30 वर्ष का जवान है, मुस्तैदी से प्रवेश होता है, आकर वो सलाम करता है। गौरी क्या कहता है कि महाराज पृथ्वीराज की आंखों में आज नींबू और मिर्च पड़ेगा, रात के 11 बजे। वे रात दिलाता है, कितनी एक निर्दयी स्थिति दिखाई गई है इसमें। अख्तर उनका एक सिपाही है जो कहता है कि हाँ 11 बजे। अख्तर फिर वो बार बार पूछता है कि क्या पड़ेगा, नींबू और मिर्च। पृथ्वीराज कहते हैं कि नींबू के रस में नमक मिलाना होगा, समझे। गौरी, इसकी भी मुराद पूरी कर दो, कल सुबह मिलेंगे, रात को अपनी आंखों में नमक मिर्ची डालकर आराम से सोना। पृथ्वीराज, बहुत अच्छा। गौरी, मुझे सलाम करके जाना, मैं बादशाह हूँ। गौरी, बहुत अच्छा बादशाह, सलाम। चंद के साथ गौरी गर्व से प्रस्थान करता है और पृथ्वीराज उसमें स्थिर भाव से बैठा रहता है। यही है इनकी एक एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, कि जिसमें गौर का जो सुल्तान है शहाबुद्दीन गौरी, वो पृथ्वीराज की आंखों को फोड़ देता है, फिर उसमें नमक और मिर्च और नींबू का रस डालने के लिए कहता है। कैसे चंद बरदाई मिलता है उनसे, तो यही वर्णन इसमें दिखाया गया है। हालांकि ये कथा आगे भी है, अगर आपने पढ़ा है पृथ्वीराज रासों में, यहाँ तक तो दुख लगता है हमें इसमें कि वो एक जो चंद बरदाई है वो एक शब्दों से कुछ कहता है कि इतने अंगुल पर ये गौरी खड़ा है, तो फिर जो पृथ्वीराज है वो एक बाण चलाता है और बाण है वो सीधे ही शहाबुद्दीन गौरी को लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। हालांकि इनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पृथ्वीराज को, लेकिन फिर भी एक शब्द भेदी बाण के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है गौरी की। तो मुझे आशा है कि ये एकांकी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बेहद ही मार्मिक स्थिति वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।